मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, धारा 3 है, उसमें जो डेफिनेशंस दी हुई है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कि पहली डेफिनेशन है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोविंग क्रॉप्स और ग्रास। यानी कि स्थावर संपत्ति की जो परिभाषा टीपी एक्ट की धारा 3 में दी गई है, उसका मतलब है कि स्थापित संपत्ति के अंतर्गत खड़ा, काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती। ये एक तरीके से नेगेटिव डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। अगर इसकी हम सामान्य रूप से बात करें तो सामान्य रूप से स्थावर संपत्ति अथवा अचल संपत्ति से अभिप्राय ऐसी संपत्ति से हैं जो स्थायी हैं तथा चलायमान नहीं हैं। जो स्थायी होती है, जिसमें गति नहीं होती उस संपत्ति के अंदर। कोई संपत्ति चल है या अचल, इसका निर्धारण इस तथ्य पर निर्भर करता है कि संपत्ति में स्थान परिवर्तन की क्षमता है अथवा नहीं है। उस संपत्ति के अंदर स्थान परिवर्तन की क्षमता है या नहीं है। अगर क्षमता नहीं है तो वो अचल संपत्ति है, और स्थान परिवर्तन की क्षमता है तो वो चल संपत्ति है। यदि संपत्ति बिना किसी क्षति के एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिमान हो सकती है, बिना किसी क्षति के, उस वस्तु को कोई क्षति नहीं पहुंचती और वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान हो सकती है तथा इसके मूल्य एवं गुण में ह्रास नहीं होता और उसके मूल्य में और उसके गुणों में भी किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता, तो ये चल या जंगम संपत्ति कहलाती है। तो इस संपत्ति को क्या कहेंगे? चल संपत्ति कहेंगे, जंगम संपत्ति कहेंगे। तथा यदि गतिमान से इसको क्षति एवं इसके मूल्य व गुण में ह्रास होता है, और यदि वो संपत्ति गतिमान हो जाती है और उसका गुण और मूल्य में ह्रास हो जाता है, तो ऐसी संपत्ति स्थावर संपत्ति की संज्ञा में आएगी। ऐसी संपत्ति को हम स्थावर संपत्ति कहेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश होलवे ने एक प्राचीन वाद में यह निर्धारित किया है कि कोई संपत्ति चल है या अचल, इसका निर्धारण उस संपत्ति के स्थान परिवर्तन की क्षमता पर निर्भर करता है। अचलता स्थान परिवर्तन की अक्षमता है, जबकि गति स्थान परिवर्तन की क्षमता है। कुछ वस्तुएं जैसे भूमि सभी परिस्थितियों में अचल होती है। भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट नहीं करती, ये अचल संपत्ति में आती है। दूसरी जैसे पेड़ जो भूमि से संलग्न है, वे जब तक अचल संपत्ति है जब तक कि वे भूमि से संलग्नित है। यानी जो पेड़ होते हैं, अगर पेड़ भी वो भूमि से जुड़े हुए हैं, संलग्नित हैं, तो वो अचल संपत्ति में आते हैं। यदि इनको भूमि से अलग कर दिया जाता है तो वो किस में आ जाते हैं? वो चल संपत्ति में आ जाते हैं। यानी कि इस प्रकार से जो अचल संपत्ति होती है उसमें खड़ा काष्ठ नहीं आता, उगती फसलें और घास नहीं आती। ये सब कौन से में आ जाती है? ये चल संपत्ति होगी, ये अचल संपत्ति नहीं होगी। यानी कि जो खड़ा काष्ठ है उसका मतलब जो है भाई, अगर उसका उपयोग है उसको कटिंग करके इमारती लकड़ी के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो चल संपत्ति में आएगी। उगती हुई जो फसलें होती हैं उनका भी पर्पज़ यही होता है कि उनको काट के और उनका धान निकाल के फिर उसको बेचा जाता है, तो वो भी या यूज किया जाता है, तो वो भी अचल संपत्ति नहीं होगी, स्थावर संपत्ति नहीं होगी, वो चल संपत्ति होगी। और घास भी यहाँ पर चल संपत्ति होगी। यानी स्थावर संपत्ति की परिभाषा नेगेटिव सेंस में है। यहाँ पे बताया गया है कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास अचल संपत्ति या स्थावर संपत्ति नहीं होती। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3, जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 की धारा 3 का जो क्लोज 25 एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 2 का क्लोज 6 के अनुसार अचल संपत्ति के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है कि अचल संपत्ति इन दोनों एक्ट के अंदर बताया गया है, जनरल क्लोजेज एक्ट व रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, कि अचल संपत्ति के अंतर्गत भूमि आती है। भूमि से होने वाले लाभ और भूमि से संलग्न वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो भूमि से परमानेंट जो संलग्न होती हैं, वो अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। यानी कि निम्नलिखित संपत्तियां अचल संपत्ति नहीं है। कौन कौन सी अचल संपत्ति नहीं है? रॉयल्टी नहीं है, कॉपीराइट नहीं है, पूजा करने का अधिकार अचल संपत्ति नहीं है, उगती फसलें भी नहीं है, घास है, खड़े काष्ठ हैं, सरकारी प्रोमिजरी नोट जो हैं, सिनेमा घरों में लगी वस्तुओं को जमीन से जुड़ी न हो, अचल संपत्ति के बंधक के विक्रय के लिए जो डिक्री होती है वो भी, क्रेता को अपने नाम भूमि की रजिस्ट्री कराने का जो अधिकार है
भविष्य में भरण पोषण प्राप्त करने का जो अधिकार जो किसी अचल संपत्ति पर भार हो, मशीनें जो जमीन में स्थायी रूप से जुड़ी हुई न हो, शेष अन्य सभी चीज़ों को अचल संपत्ति माना जा सकता है। ठीक है ना। इनके अलावा इन जो अब हमने जिनके नाम लिए हैं ये सब अचल संपत्तियां नहीं हैं। इनके अलावा जो संपत्तियां हैं वो अचल संपत्तियां मानी जाती हैं। यानी अचल संपत्ति वो है जो मूवमेंट नहीं करें और एक जगह पर स्थिर हो, उन्हें हम इस धारा के अंतर्गत अचल संपत्ति कहा जाता है, जो चलायमान नहीं हो। और ये नेगेटिव सेंस में जो डेफिनेशन दी गई है उसमें कहा गया है कि जो खड़ा काष्ठ, उगली फसलें और घास जो होता है ना, इनका प्राइमरी पर्पज ये होता है कि ये खड़ा काष्ठ का भी है जो काट कर उपयोग किया जाएगा, फसलों का भी काट के उपयोग किया जाएगा, इसलिए ये स्थावर संपत्ति नहीं है, ये चल संपत्ति के अंतर्गत आती है। दूसरी जो परिभाषा है वो है इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? लिखत। लिखत से कौन सा क्या अभिप्राय है? अवसीयती लिखत। यानी अगर वसीयत में कोई लिखत जो लिखी जाती है वो यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि टीपी एक्ट वहाँ पे लागू नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जहाँ पर भी लिखत शब्द से अभिप्राय ये है कि जो ऐसा कोई भी लेख या ऐसी कोई भी लिखत जो कि वसीयत नहीं हो, यानी वो अवसीयती हो। यानी यहाँ पर वसीयत के ऊपर टीपी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। तो जहाँ जहाँ भी लिखत शब्द का इस्तेमाल होगा तो वो लिखत कौन सी होगी? अवसीयती लिखत होगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो आता है अटेस्टेड। अटेस्टेड का मतलब होता है अनुप्रमाणित। Attested in relation to an instrument means and shall be deemed always to have meant attested by two or more witnesses, each of whom has seen the executant sign or affix his mark to the instrument, or has seen some other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant, or has received from the executant a personal acknowledgement of his signature or mark or of the signature of such other person, and each of whom has signed the instrument in the presence of executant. But it shall not be necessary that more than one of such witnesses shall have been present at the same time, and no particular form of attestation shall be necessary. अब जब हम अनुप्रमाणन की बात करते हैं तो अनुप्रमाणन के बारे में हम अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो अनुप्रमाणन क्या होता है? अनुप्रमाणन का मतलब ये होता है कि किसी प्रलेख के अनुप्रमाणित होने से सामान्यतः अभिप्राय है कि प्रलेख के निष्पादन होने का साक्षी होना, अर्थात इस बात का साक्ष्य होना है कि दस्तावेज का निष्पादक द्वारा स्वैच्छिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया है। इस शब्द को परिभाषित करने का उद्देश्य है कि निष्पादक अर्थात अंतरणकर्ता अपनी संपत्ति का अंतरण स्वतंत्रतापूर्वक व स्वेच्छापूर्वक कर सके। कि जो अनुप्रमाणित की गई है यहाँ पर निष्पादक के द्वारा और जो दो गवाहों के द्वारा वो स्वतंत्रतापूर्वक व स्वेच्छापूर्वक अनुप्रमाणन किया गया है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि यदि दस्तावेज अनुप्रमाणित है तो ये समझा जाएगा कि निष्पादक द्वारा किया गया अंतरण स्वैच्छिक व स्वतंत्रपूर्ण है। यदि निष्पादक ने उस पर उसको अनुप्रमाणित किया हुआ है तो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि ये जो साइन किए हैं उसने वो स्वैच्छिक व स्वतंत्रतापूर्ण है, क्योंकि अनुप्रमाणित होना इस तथ्य का साक्ष्य है कि निष्पादक ने अपने हस्ताक्षर दस्तावेज पर बिना अनुचित प्रभाव, कपट या जबरदस्ती के किए हैं। जैसा कि अनुप्रमाणित जो परिभाषा दी गई है उससे स्पष्ट होता है, किसी लिखत के संबंध में अनुप्रमाणित से ऐसे दो या अधिक साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाएगा। यानी दो साक्ष्यों के द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है कि दो साक्ष्यों ने अनुप्रमाणित किया है, जिनमें से हर एक ने निष्पादक को लिखित पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा है, या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखित पर हस्ताक्षर करते देखा है, या निष्पादक से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति पाई है।
जिनमें से हर एक ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखित पर हस्ताक्षर किए हैं, किंतु ये आवश्यक न होगा कि ऐसे साक्षियों में से एक से अधिक एक ही समय पर उपस्थित हो और अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट प्रारूप आवश्यक न होगा। यानी कि जो इसमें कहा गया है, अगर हम बात करें कि अनुप्रमाणन का क्या आवश्यक तत्व है, क्या मतलब है अनुप्रमाणन के, तो जहां किसी भी दस्तावेज का विधि के द्वारा अनुप्रमाणित होना आवश्यक है। विधि ने कहा है कि इस दस्तावेज को अटेस्टेशन किया जाएगा, अनुप्रमाणित होना आवश्यक है। वहाँ वैध अनुप्रमाणन के लिए निम्नलिखित जो डेफिनेशन में जो शर्तें हैं उनका पालन होना अनिवार्य है। कौन कौन सी शर्तें हैं? अनुप्रमाणन से क्या तात्पर्य है? कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षियों का होना। वहाँ पर जब अटेस्टेशन होता है तो वो 2 अनुप्रमाणिक साक्षियों की वहाँ पर उपस्थिति 2 अनुप्रमाणक साक्षियों के द्वारा अटेस्टेशन किया जाएगा। उन 2 अनुप्रमाणक साक्षियों में से प्रत्येक ने, अब उन दोनों में से जो प्रत्येक ने क्या देखा होगा? निष्पादक को, एग्जीक्यूटेंट जो है उसको निष्पादक को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए अथवा अपना अंगूठा लगाते हुए देखा है। उन दोनों ने जो साक्षी हैं उन्होंने। दूसरा, अन्य व्यक्ति को दस्तावेज पर निष्पादक की उपस्थिति में एवं निर्देश पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है। या तो खुद निष्पादक को देखा है या किसी अन्य व्यक्ति को साइन करते हुए देखा है। किसके निर्देश पर? जो निष्पादक था उसकी उपस्थिति में, निष्पादक वहाँ पर उपस्थित है और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति से उसने कहा है कि आप साइन कीजिए, तो उनको भी जो साक्षी थे उन्होंने साइन करते हुए देखा है उस अन्य व्यक्ति को, जिसको कि निष्पादक की उपस्थिति में और निष्पादक के निर्देश पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है। निष्पादक से अपने हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान का या अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए हस्ताक्षर की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली है। या जो 2 साक्षी हैं उन्होंने ये स्वीकृति निष्पादक से प्राप्त कर ली है कि निष्पादक ने उनसे बोला हो कि हाँ साहब ये मैंने साइन किए थे। या जो निष्पादक ने जो व्यक्ति नामित किया है उसके बारे में बोला हो कि हाँ इस व्यक्ति को मैंने नामित और निर्देशित किया था, इसने इस पर इस डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, तो इसकी स्वीकृति किसने? दोनों साक्षियों ने प्राप्त कर ली हो। ये है, या तो अपने सामने देखा हो, खुद को देखा हो निष्पादक को, या निष्पादक के आदेश पर निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को देखा हो, और अगर नहीं देखा तो निष्पादक से इन्होंने अभी स्वीकृति प्राप्त कर ली है व्यक्तिगत कि ये मैंने हस्ताक्षर किए हैं या मेरे द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। दूसरा है कि ऐसे प्रत्येक साक्षी ने दस्तावेज पर निष्पादक की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिए हो। जो साक्षी है वो भी निष्पादक वहाँ पे उपस्थित होगा तो उस डॉक्यूमेंट पर साइन करेंगे निष्पादक की उपस्थिति में। यहाँ दोनों साक्षियों का एक साथ उपस्थित होना और एक साथ हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है कि दोनों साक्षी उपस्थित हो एक ही टाइम पर, ऐसा नहीं है। निष्पादक हो और निष्पादक के सामने एक या तो दोनों साक्षी उपस्थित हो सकते हैं, दोनों नहीं है तो एक साक्षी आया उसने निष्पादक के सामने साइन किए, वो चला गया, फिर दूसरा आया उसने निष्पादक के सामने साइन किए और चला गया। प्रत्येक साक्षी ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर साक्षी की हैसियत से अथवा दस्तावेज को अनुप्रमाणित करने से उद्देश्य किए गए हो। यानी साक्षी जब साइन कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों साइन कर रहा हूँ, किस हैसियत से कर रहा हूँ, मैं साक्षी के हैसियत से यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा हूँ और इसको अनुप्रमाणित कर रहा हूँ मैं उसी उद्देश्य से। अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट प्रारूप आवश्यक नहीं है कि किस प्रकार से अनुप्रमाणन किया जाएगा, किस फॉर्मूले के तहत किया जाएगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर वहाँ पे जो निष्पादक है वो साइन कर देता है, उसके बाद में दोनों साक्षी साइन कर देते हैं तो वो अनुप्रमाणन मान्य हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि अनुप्रमाणन किस प्रकार से किया जाएगा। 2 साक्षी होंगे, निष्पादक होगा, पहले निष्पादक साइन करेगा, फिर 2 साक्षी निष्पादक की साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादक साइन करेगा या निष्पादक किसी अन्य व्यक्ति को नामित करता है वो साइन करेगा। यहाँ पर दोनों साक्षी एक साथ उपस्थित हो ये आवश्यक नहीं है। निष्पादक के सामने एक साक्षी साइन कर सकता है, उसके बाद में कोई दूसरा साक्षी भी उस डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है। इस प्रकार से वहाँ पे तीनों के साइन हो जाएंगे, निष्पादक के और दोनों साक्षियों के। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में जो अटेस्टेड है अनुप्रमाणन है उसमें अंतर है
कि क्या अंतर है दोनों विधियों के अंतर्गत। अंग्रेजी विधि के अनुसार अनुप्रमाणक साक्षियों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक है, कि जब दोनों साक्षी हैं वो एक साथ उपस्थित हों और उनके सामने निष्पादक साइन करे और वो दोनों साथ में ही उस डॉक्यूमेंट पर साइन करें। जबकि भारतीय विधि में ये आवश्यक नहीं है, एक साक्षी साइन कर सकता है, उसके बाद दूसरा साक्षी साइन कर सकता है। या एक साक्षी की उपस्थिति में मान लो किसी ने साइन किया निष्पादक ने, तो दूसरे साक्षी को वो निष्पादक स्वीकृति भी दे सकता है, अभिस्वीकृति कर सकता है कि हाँ ये मेरे साइन है। अंग्रेजी विधि के अनुसार अनुप्रमाणक साक्षियों का निष्पादक को दस्तावेज का निष्पादन वास्तविक रूप से करते हुए देखना आवश्यक है। अंग्रेजी विधि के अनुसार अनुप्रमाणक साक्षियों का निष्पादक को दस्तावेज का, यानी अंग्रेजी विधि में कहा गया है कि जब दोनों साक्षी है ना, वो ये देखें कि पहले निष्पादक इस डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा है, साइन कर रहा है इस पे, ठीक है ना, इसको निष्पादित कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट है उसको निष्पादित कर रहा है। कौन कर रहा है? जो निष्पादक जो है वो, एग्जीक्यूटेंट जो है वो साइन कर रहा है। अंग्रेजी विधि में ये कहा गया है कि दोनों साक्षियों ये देखें कि निष्पादक के सामने वो साइन करें। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर वो व्यक्तिगत अभिस्वीकृति पर्याप्त नहीं होती अंग्रेजी विधि में, जबकि भारतीय विधि में साक्ष्यों का वस्तुतः देखना आवश्यक नहीं है कि एग्जीक्यूटेंट जो था उन्होंने जो डॉक्यूमेंट था उस पर साइन किए या नहीं किए। अगर वो जो निष्पादक होता है वो साक्ष्यों से बोल देता है कि ये साइन मेरे हैं, तो वहाँ पर भी इस प्रकार का जो अटेस्टेशन है वो मान्य होता है। तो ये अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि के अंतर्गत निष्पादक के जो है अनुप्रमाणन के संबंध में दोनों के अंतर्गत ये अंतर है। धन्यवाद।